हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सिटी गार्डनिंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट ब्रह्मदेव। फ्रेंड्स, आजकल शहरों में भी लोग अपने घर की छत पर गमलों में फलदार पौधे लगा रहे हैं। यह बड़ी अच्छी बात है। अच्छी क्वालिटी के और विभिन्न प्रजाति के ग्राफ्टेड पौधे ऑनलाइन नर्सरी में उपलब्ध हैं और सामान्यतः 4 से 5 दिनों में प्राइवेट कुरियर के माध्यम से आप तक पहुंचा दिए जाते हैं। लेकिन जानकारियों के अभाव में लोग कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिससे पौधे असमय ही मर जाते हैं। इससे समय और पैसा दोनों की ही बर्बादी होती है। अपने घर की छत पर विभिन्न प्रकार के फलदार पौधों को लगाने का मैं भी बहुत शौकीन रहा हूं और अक्सर लोकल नर्सरी से या ऑनलाइन नर्सरी से जहां भी उपलब्धता होती है पौधे खरीदता रहता हूं। वर्षों के अनुभव के आधार पर मैं आपको नर्सरी से खरीदे गए फलदार पौधों को लगाने के लिए कुछ सॉलिड टिप्स देना चाहता हूँ। इन्हें फॉलो करने पर आपके पौधे कभी खराब नहीं होंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहला टिप्स तो यह है कि अच्छी नर्सरी का चुनाव करें। अक्सर हमारे पसंदीदा फ्रूट प्लांट लोकल नर्सरी में उपलब्ध नहीं रहते हैं। हमें ऑनलाइन नर्सरी का सहारा लेना पड़ता है। अगर पहली बार खरीदारी कर रहे हैं तब कम मात्रा में या सिर्फ 1-2 प्लांट ही खरीदें ताकि प्लांट की पैकिंग, कुरियर सर्विस और प्लांट की गुणवत्ता आदि के बारे में सही पता चल जाए। सर्विस पसंद आने पर ही आगे और ख़रीदारी करनी चाहिए। अभी लगभग 10 दिन पहले मैंने कोलकाता की एक ऑनलाइन फ्रूट प्लांट नर्सरी से कुछ पौधे मंगवाए थे और आज ही उन पौधों को ट्रांसप्लांट भी किया है। प्लांट की अनबॉक्सिंग से लेकर प्लांट की ट्रांसप्लांटिंग तक के सारे टिप्स आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को पूरा देखने पर ही सारी बातें आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। सबसे पहले प्लांट की अनबॉक्सिंग करते हैं। यही वह पार्सल है जिसमें प्लांट्स भेजा गया है। भेजने के चौथे दिन यह मेरे घर तक पहुंच गया और सेम डे मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की। आपके लिए फ्रेंड्स यह दूसरा टिप्स है कि जैसे ही आपको पार्सल मिल जाए आप तुरंत प्लांट की अनबॉक्सिंग कर लें। आप देख सकते हैं कि इस पार्सल में पीवीसी पाइप का इस्तेमाल किया गया है जिसका ऊपरी सिरा खुला हुआ है। निचले सिरे में प्लांट्स के रूट बॉल वाले हिस्से को टेप की मदद से अच्छी तरह बांधा गया है। इस मेथड वाले पैकिंग में प्लांट्स अच्छी तरह सांस भी ले पाते हैं और यात्रा के दौरान उनके तुड़ने मुड़ने की संभावना ना के बराबर रहती है। यानी इससे यह गारंटी रहती है कि प्लांट हम तक सही सलामत पहुंच जाए। अब प्लांट्स को बाहर निकालते हैं। बाहर निकालते समय तेज चाकू का इस्तेमाल करें, लेकिन ध्यान रखें कि प्लांट्स के किसी भी हिस्से को नुकसान ना पहुंचने पाए। सबसे पहले पाइप को सावधानीपूर्वक खींचते हुए बाहर निकालें और इसके बाद सारे प्लांट्स को एक दूसरे से अलग कर लें। प्लांट्स के रूट बॉल को भी पॉलीथीन में लपेट कर सुरक्षित किया गया है ताकि उनमें मॉइस्चर बरकरार रहे। आप देख सकते हैं सारे प्लांट्स हेल्दी और ग्रीन हैं। मुझे लगता है कि अगर ये 1 हफ्ते बाद भी मुझ तक पहुँचते तब भी इनके हेल्थ पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। यानी प्लांट की पैकिंग बहुत ही अच्छे तरीके से की गई है। अब देख लेते हैं कि प्लांट्स कौन कौन से हैं। सारे प्लांट्स में टैग लगे हुए हैं। यह है मियाजाकी मैंगो प्लांट। टैग में नर्सरी का नाम और मोबाइल नंबर भी अंकित है। अगला प्लांट भी मैंगो का ही है और इस वैरायटी का नाम है रेड आइवरी। फ्रेंड्स, रेड आइवरी मैंगो चाइना की एक वैरायटी है जबकि मियाजाकी जापान की एक वैरायटी है। रेड कलर के फ्रूट्स वाले दोनों ही काफ़ी शानदार और एक्सपेंसिव वैरायटीज़ हैं। तीसरा फ्रूट प्लांट है ब्लैक जामुन का। मेरे पास ऑलरेडी ब्लैक जामुन के 2 प्लांट्स हैं और दोनों में काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त फ्रूटिंग होती है। इस साल भी वे फूलों से लदे हुए हैं। इस नए प्लांट को मैं अपने गांव ले जाकर ज़मीन में लगाने वाला हूं। चौथा प्लांट है रेड कलर वाले वाटर एप्पल का, जिसे जावा एप्पल, वैक्स एप्पल या जमरूल आदि नामों से भी जाना जाता है। चौथा प्लांट है बारी वन माल्टा का। इसके भी 3 प्लांट्स ऑलरेडी मेरे छत पर लगे हुए हैं और उनमें फ्रूटिंग भी होती रही है। यह माल्टा की एक काफ़ी प्रोडक्टिव और स्वीट वैरायटी है। इस नए प्लांट को भी मैं अपने गांव में लगाने वाला हूं। फ्रेंड्स, प्लांट्स की अनबॉक्सिंग के बाद के स्टेप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इन्हें आप ध्यान से समझिएगा और फॉलो करिएगा। यहाँ आप देखिए, प्लांट्स में ग्राफ्टिंग एरिया के ऊपर ग्राफ्टिंग टेप अभी भी लपेटा हुआ है, जबकि ग्राफ्ट सक्सेसफुल होने के कुछ समय बाद ही इसे खोल देना चाहिए था।
लेकिन नर्सरी वाले अक्सर इसे यूं ही रहने देते हैं ताकि सेल होने से पहले एक्स्ट्रा लेबर न लगे और ग्राफ्ट में इन्फेक्शन का भी खतरा ना रहे। लेकिन मेरा अगला सुझाव या टिप्स यही है कि प्लांट्स रिसीव करने के बाद आप इन ग्राफ्टिंग टेप को ज़रूर खोल दें, अन्यथा ग्रोथ होने के बाद टेप प्लांट के टिश्यू को नुकसान पहुंचाएगा और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। हाँ, अगर प्लांट एकदम न्यूली ग्राफ्टेड हो और उनमें बहुत कम ग्रोथ हुआ हो तब टेप को तुरंत ना खोलें। मेरे पास जितने भी प्लांट्स आए हैं वे सभी वेल एस्टेब्लिश्ड हैं और इनमें ग्राफ्टिंग द्वारा तने का जुड़ाव अच्छी तरह हो चुका है। अगला टिप्स यह है कि प्लांट्स का ऑर्डर सही समय पर करें। आमतौर पर वसंत के महीने यानी फरवरी से अप्रैल तक या पोस्ट मानसून सीजन यानी सितंबर से नवंबर तक के महीने प्लांट्स ऑर्डर करने के लिए सबसे उपयुक्त रहते हैं। इस समय मौसम मॉडरेट रहता है और प्लांट्स को लगाने पर वे स्ट्रेस में नहीं आते हैं। ग्राफ्टिंग टेप को हटाने के बाद का अगला स्टेप क्या होना चाहिए, तो यह देखिए, आपको पानी में घोलकर फंगीसाइड का एक गाढ़ा पेस्ट बना लेना है, कुछ इस तरह का। इस पेस्ट को हम लोग अप्लाई करेंगे ग्राफ्ट एरिया के ऊपर और तने के निचले हिस्से में। अक्सर फंगस का ज़्यादातर अटैक या तो ग्राफ्ट पॉइंट से या निचले हिस्से से होता है। इसके अलावा 1 ग्राम फंगीसाइड को 1 लीटर पानी में घोलकर पूरे प्लांट के ऊपर भी छिड़काव करना चाहिए। इससे पौधों को अतिरिक्त सुरक्षा मिलती है। फ्रेंड्स, इतना करने के बाद जो अगला काम आपको करना चाहिए वह है पौधों को 5 से 7 दिनों तक किसी हवादार और छायादार जगह पर रखना। अक्सर लोग प्लांट की अनबॉक्सिंग के बाद उसे तुरंत गमले या ज़मीन में लगा देते हैं, जो पूरी तरह गलत है। 1 हफ्ते तक प्लांट को रिपोर्ट ना करें और उसे नई जगह पर नए वातावरण में एडजस्ट होने के लिए समय अवश्य दें। इस दौरान रूट बॉल ड्राई होने पर वाटरिंग करते रहें। 1 हफ्ते बाद प्लांट को ट्रांसप्लांटिंग करते समय यह ध्यान में रखें कि उसे एकदम से किसी बड़े पॉट या ग्रो बैग में शिफ्ट ना करें। शुरुआत में 6 से 8 इंच वाला पॉट या ग्रो बैग आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़मीन में लगाने का प्रोसेस अलग है, उसकी चर्चा मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ। ये सभी प्लांट्स 3 से 4 इंच वाले प्लास्टिक ग्रो बैग्स में लगे हुए हैं और फिलहाल मैं इन्हें 8 इंच वाले इन प्लास्टिक ग्रो बैग में लगाऊंगा। एक बार जब 6 से 8 इंच वाले पॉट या ग्रो बैग में प्लांट का रूट सिस्टम अच्छी तरह डेवलप हो जाएगा, तब उसे आप बड़े पॉट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वह है सिंपल सॉइल का इस्तेमाल। इसके लिए आप पुरानी मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें पहले किसी प्लांट को उगाया गया हो। अगर ताज़ी मिट्टी बनाई है तो उसमें किसी भी केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ना करें और ना ही किसी ताज़े ऑर्गेनिक मैन्योर को मिलाएं। 2 से 3 साल पुराने गोबर की खाद का इस्तेमाल सबसे अच्छा रहता है। मिट्टी वेल ड्रेन्ड हो, इसका भी ध्यान जरूर रखें। शुरुआत में खाद की ज़्यादा मात्रा का प्रयोग करने पर रूट रॉट हो जाएगा और प्लांट मर जाएगा। एक गलती और जो अक्सर लोग करते हैं वह है रूट बॉल को डिस्टर्ब करना। ऑनलाइन मंगवाए गए प्लांट्स का रूट बॉल पहले ही बहुत छोटा रहता है। उसे डिस्टर्ब करने से प्लांट शॉक में आ सकता है और मर भी सकता है। इसलिए रूट बॉल में बिना कोई छेड़छाड़ किए ही प्लांट की ट्रांसप्लांटिंग करें। प्लांट को लगाने के बाद उसकी वाटरिंग जरूर करें। इसके 3-4 दिन बाद तक पार्सल शेड में प्लांट को रखें और फिर फुल सनलाइट में शिफ्ट कर दें। प्लांट में जब नई ग्रोथ की शुरुआत हो जाए तब आप उसे फर्टिलाइज़र देने की शुरुआत कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इन प्लांट्स को मैंने जिस ऑनलाइन नर्सरी से मंगवाया है उसका नंबर और व्हाट्सएप कैटलॉग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी सुविधा के लिए इंक्लूड कर दिया है। परंतु यह बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि सिटी गार्डनिंग चैनल का प्लांट की खरीद बिक्री से कोई संबंध नहीं है। अगर किसी दर्शक को ऐसे किसी भी खरीद बिक्री से कोई नुकसान होता है तो सिटी गार्डनिंग चैनल उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। आप अपने स्वविवेक से निर्णय लें। वीडियो के बारे में अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो पूछने से हिचकिचाएं नहीं। गार्डनिंग से रिलेटेड ढेरों इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए सिटी गार्डनिंग चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। आगे आने वाला समय आपके लिए शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।